नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे और स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम 2025 के सारे इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस यानी कि बॉन्ड, गोल्ड, इक्विटी, कैश और रियल एस्टेट के आउटलुक पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। निवेश की नई सुबह में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं, और इस खास पेशकश के पहले हिस्से में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स ने आपको बॉन्ड्स, गोल्ड, इक्विटी और रियल एस्टेट के सही मायने नए साल के आउटलुक के हिसाब से बताए थे। और अब इसी खास शो की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि अनसर्टेनिटीज, रिस्क, इन्हें मद्देनजर रखते हुए इन सारे एसेट क्लासेस में आपको क्या करना चाहिए। विशाल गोयनका है मेरे साथ, रवि गेहानी है, अजीत मिश्रा है और साथ ही अश्विंदर सिंह है, जो कि सारे के सारे एसेट क्लासेस में किस तरह से आगे की रणनीति हो और रिस्क और अनसर्टेनिटी को कैसे आप मिटिगेट कर सकते हैं इस पर बताएंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जहां हम फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की बात कर रहे थे, विशाल, अब कॉर्पोरेट वर्सेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर आपका एक टेक में जानना चाहूंगी। किस तरह की कैटेगरी डू यू फोरसी प्रोवाइडिंग बेटर रिटर्न्स इन द कमिंग ईयर, और कौन से फैक्टर्स है आपके हिसाब से जो कि इसे इन्फ्लुएंस करेंगे फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स के लिए? डेफिनेटली मानसी जी, उससे पहले आपने जो कहा कि रिस्क मिटिगेशन के बारे में चर्चा होनी चाहिए 2025 के लिए। सो फिक्स्ड इनकम एक आइडियल जरिया है, एसेट क्लास है जो आप एक्चुअली लो वॉलेटिलिटी और रिस्क मिटिगेट करता है आपके लिए, आपको स्टेबल रेगुलर रिटर्न्स देता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए। जहां बात कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की है, तो मैं सोचता हूं कि 2025 में जो हम बारबेल स्ट्रेटजी कहते हैं, बारबेल का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको 200 या 3 साल के मेच्योरिटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज उससे आपको जरा हायर यील्ड मिलती है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। और जहां आपको ये लगता है कि मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने हैं अगले साल, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इस्तेमाल करिए। तो शॉर्ट एंड 2-3 साल में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और 7 से 10 साल या उससे ज्यादा भी अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप करें, तो ये स्ट्रैटेजी आपको एक गुड स्टेबल रिटर्न्स भी दे सकती है। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कटने के चांसेस हैं अगले साल, तो उससे आपको कैपिटल गेन्स भी मिल सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम रिस्क फ्री कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशूड है ये। तो अगर ये आप डुअल स्ट्रैटेजी अपनाएं, तो एक स्टेबल रिटर्न विद अपसाइड गेन की चांसेस है। मतलब आप डबल डिजिट, मेरे ख्याल से 12 से 13% एक स्टेबल एसेट क्लास में फॉलिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट बना सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इज द आइडियल कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से 2025 में। और आप, एक और बात कहना चाहूंगा कि आप नॉर्मल इन्वेस्टर, कॉमन मैन, रिटेल इन्वेस्टर भी गोल्ड, इक्विटी और रियल एस्टेट तो करता ही है, पर बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा 10,000 रुपए से कोई भी निवेश कर सकता है इसमें। एब्सोल्युटली। सो क्लियरली फिक्स्ड इनकम ग्रुप की, और फिक्स्ड इनकम ग्रुप की ही नहीं, सारे के सारे एसेट क्लासेस की भी अगर बात करें, रिस्क मिटिगेशन इज समथिंग विच हैज टू बी टेकन रियली केयर ऑफ। और रवि, इसी तर्ज पर आपसे जानना चाहेंगे, किसी तरह के चैलेंजेस, किसी तरह के कंसर्न्स प्रेशियस मेटल्स में, पर्टिकुलरली गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में, गोल्ड सिल्वर के चैलेंजेस या कंसर्न्स की अगर बात करें तो आपको नजर आते हैं? और अदर एसेट क्लासेस की भी अगर देखें, बाकी सारे एसेट क्लासेस रिकवरी की कोशिश भी करते हैं, चैलेंजेस वहां पर भी नजर आते हैं, लेकिन इस रिकवरी के साथ साथ क्या आपको लगता है कि गोल्ड भी आउट परफॉर्म करता ही दिखेगा, या कोई डिमिनिश रिटर्न्स की सिनेरियोज भी बनते हुए दिख रहे हैं? गोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। आई थिंक अगर मैं कुछ चीजें, अब कुछ फैक्टर्स बोलूं, तो इसमें एक होता है, एक है सेंट्रल बैंक बाइंग जो नहीं था। अगर आप सेंट्रल बैंक का गोल्ड बैंक हिस्ट्री देखेंगे तो फिर नहीं था। कोविड के बाद काफी काफी इंक्रीज हुआ है। लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स आर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने फॉरेन रिजर्व को इनटू गोल्ड। दूसरा है, एक तो द नेवर एंडिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बना बना रहा है कंसिस्टेंटली। और तीसरा है ऑफकोर्स द डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स। अभी उस पर भी इतनी क्लैरिटी है नहीं आज, कब कैसे डिक्लाइन होगा, बट इवेंचुअली डिक्लाइन होगा। दिस आई थिंक विल सपोर्ट एंड दिस मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर गुड। और एक बात ये है कि बहुत ही रिसेंटली हमने देखा है कि ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ्स में, जब जो कि नेट आउटफ्लोज थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ये यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। मुझे, और मैं मानता हूँ कि ये शिफ्ट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द। दूसरा बात है चाइना। तो चाइनीज डिमांड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स फॉर द गोल्ड रैली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, जो अभी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में काफी म्यूट रहा है। A lot of other factors in play in the Chinese economy, but with
the recent statement from the Chinese government and the banks committing to moderately loose policies and proactive fiscal measures. मैं मानता हूँ probably अगर Chinese demand भी अगर आता है, this will further support the prices of gold. On the downside, I would say some of the Trump's proposed policies can be inflationary in nature, जो फिर further limit करेगा interest rate cut को from the Federal Reserve. Also, a strong dollar can also impact the prices of gold. But however, मैं मानता हूँ कि the increased trade tensions can add to gold's taking on a peak. I hear you there. अजीत, रिस्क मिटिगेशन एंड इक्विटीज की अगर बात करें, मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी के सिनेरियोज हमने देखे ही हैं और रिस्क एट ऑल टाइम्स मार्केट में रहता है और इस रिस्क के साथ ही चलना होता है. बट किस तरह की स्ट्रैटेजी आप एडवाइस करेंगे रिटेल पार्टिसिपेंट्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, इन ऑर्डर टू नेविगेट द इक्विटी मार्केट्स और इस रिस्क से बचने के लिए? राइट, सो मानसी देखिए, रिस्क गोज हैंड इन हैंड विद जो आप अगर रिटर्न की एंटिसिपेशन है, एक्सपेक्टेशन, उसके हिसाब से बेसिकली हम रिस्क लेते हैं. तो 2025 में बेसिकली आपको देखिए ये देखना है कि कुछ एक फैक्टर्स जैसे कि हमने बात की जिनके बारे में डिटेल में, उनको ध्यान में रखते हुए कि कहाँ पे कंफर्ट है, किस तरीके से हमको अपने पोर्टफोलियो को अलाइन करना है. तो देखिए, जो आपके लार्ज कैप्स हैं, यहाँ पे मानसी अभी कंफर्ट है, कंसिडरिंग कि ये अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं. काफी अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट है. यहाँ पे काफी सारे पॉकेट्स हैं बेसिकली जहाँ पे कि ऑलरेडी एक अच्छी करेक्शन आ चुकी है. तो वो एक जोन हो सकता है जहाँ पे कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं. वहीं पे ब्रॉडर मार्केट्स नो डाउट आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू कर रही है, बट यहाँ पे वैल्यूएशन चैलेंजेस अब दिख रहे हैं. बट एक बैलेंस्ड अप्रोच अगर आप रखते हैं जहाँ पे कि आप लार्ज कैप और मिड कैप को एक बैलेंस तरीके से, और जहाँ पे कि आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट है, साथ साथ अर्निंग विजिबिलिटी भी है कि आपने जब खासतौर से अगर Q2 में देखा कि कुछ शायद एक वन ऑफ जहाँ पे आपने देखे हो शायद वो अगर आपके Q3 में नजर नहीं आते हैं या फिर उससे बेटर एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो कुछ एक ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल बना देगी. रिटर्न्स पोटेंशियल जैसे मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा सा मॉडरेट रखने चाहिए. जिस तरीके के हमने रिटर्न्स अभी हाल फिलहाल में देखे हैं वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स रहे हैं. तो वो थोड़ा सा फैक्टर अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो ऑटोमेटिकली आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच बन जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए. ओके, सो बैलेंस अप्रोच बनेगी और रिस्क को मिटिगेट करने के तरीके भी आप अजीत से जान रहे हैं. अश्विंदर जी, आपसे ये सवाल होगा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो वर्सेस रियल एस्टेट. देखिए, रिस्क हो सकते हैं रियल एस्टेट में भी, लेकिन उसको उन रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है इस पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे. लेकिन अबव दैट मुझे लगता है कंसिडरिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, होम बायर्स जो हैं उन पर एक असर पड़ सकता है. नए साल में जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज देखने को मिले हैं रियल एस्टेट मार्केट पर इसका, होम बायर्स पर इसका, और साथ ही कमर्शियल रियल एस्टेट पर कैसा असर पड़ेगा, ये आपसे समझना चाहेंगे. देखिए, दो चीजें हैं. अगर मैं इसको रिस्क के हिसाब से देखूं एंड इफ आई ओनली लुक एट रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, सबसे पहले तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस एसेट क्लासेस. जैसे हम इक्विटी में बात करते हैं, बाकी जगह बात करते हैं, तो अगर आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं ही तो सिर्फ रेजिडेंशियल में मत इन्वेस्ट कीजिए. कमर्शियल के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो इनकम बेयरिंग एसेट है वहां पर भी इन्वेस्ट कीजिए. दूसरा, जब मार्केट बहुत तेज होती है तो लोग मार्केट रिसर्च करना बंद कर देते हैं. मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट रिसर्च आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. सो उस फ्रेंजी में मत आए, मार्केट रिसर्च करें, बात कर इन्वेस्ट करें. कैश फ्लो प्रायोरिटीज को देखना चाहिए होम बायर को कि उसका रेंट कितना है, उसका EMI कितना है. इवन इफ अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है अपना रिस्क मैनेज करने के लिए, हाउ डू यू इंश्योर कि मेरे को ये इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, डेट सर्विस रेशियो क्या होगा मेरा, एंड लीवरेज कंजर्वेटिवली. जी, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है रियल एस्टेट का, मैं मानती हूँ आपकी इस बात से, और इसी के चलते इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं देखने को मिलेगा. वी टेक इट फ्रॉम यू देयर. लेकिन ड्यूरेशन की अगर बात करें, असेट क्लासेस, निवेश करना है, लेकिन निवेश कितने समय तक करना है ये भी एक उलझन होती है व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स के दिमाग में. विशाल, आपसे जानना चाहूंगी, अगेन गिवन द करंट इंटरेस्ट रेट साइकिल, इन्वेस्टर्स को किस तरफ ज्यादा लीन करना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड्स?
हाँ, तो मानसी जी, इम्पोर्टेंटली लोगों को जानना है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो होता है इकोनॉमी में वो 2 से 3 साल चलता है। तो इफ यू सी द रेट हाइकिंग साइकिल दैट वी आर इन, अभी जो 6.5% आरबीआई का है, ये 2021-22 में शुरू हुआ है, राइट? सो वी थिंक वी आर कि हम इंटरेस्ट रेट साइकिल जो इकोनॉमी का है उसके पीक पर है, मतलब उसके इससे ज्यादा बढ़ने की चांसेस है ही नहीं, और रेट कट्स की हम बात कर रहे हैं। तो फिक्स्ड इनकम अगर आप पीक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रेट कट का साइकिल मुझे लगता है जो अगले 2 या 4 साल चलने वाला है, आप फिक्स इनकम द्वारा इंटरेस्ट रेट रिस्क में बहुत अच्छी तरह हेज्ड हैं, और इनफैक्ट उसका कैपिटल गेन्स भी आप उठा सकते हैं। तो टाइमिंग के हिसाब से इससे बेटर टाइमिंग नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट साइकिल 3 से 4 साल में चलता है। और जहां तक ड्यूरेशन जो बॉन्ड के टर्म है की बात रही, मेरे ख्याल से जो अभी हाल में यूएस में हुआ है, रिसेंट फेड पॉलिसी हुई है, तो पहले जो बहुत ज्यादा बुलिश थे लोग कि ग्लोबल बहुत मैसिव रेट कट्स आ रही हैं, सम ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन पुल बैक हो गई है। तो अगर इंडिया में भी हम देखें, लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि जब हम 6.5% रिपो रेट पे थे, यूएस 475 से 5.5 जाके 4.5 आ गया है, और हम अभी भी 6.5 पे हैं। सो दैट स्टेबिलिटी इज व्हाट गिव्स कॉन्फिडेंस कि आप उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब बहुत ज्यादा 10 साल के आगे के बॉन्ड्स में नहीं करना चाहिए। शायद रेट कट 25 या 50 बेसिस पॉइंट्स होंगे। मैं फिर वही कहूंगा कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 2 साल 3 साल के करें, जिससे आपको हायर रेट्स 9 से 12% मिल सकते हैं। और मीडियम टर्म, तो ड्यूरेशन, मिड टर्म ड्यूरेशन में बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 7 से 10 साल का देखता हूं कि वही शायद बेनिफिशियल रहे। सो फिक्स्ड इनकम एंड ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जानना, और आप ये अब जान चुके हैं। लेकिन रियल एस्टेट की अगर बात करें, अश्विंदर जी, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट को, कौन से की ट्रेंड्स, कौन से की फैक्टर्स है जिस पर ध्यान रखना चाहिए, और हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को आप क्या एडवाइस और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रियल एस्टेट पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा कर रहा है। लगता है कि अगले 3-4 साल ये डिमांड कंसिस्टेंट रहेगी। एंड यूजर आ रहा है, इन्वेस्टर आ रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट टाइम बायर है। सो डिमांड रहेगी। रिस्क एक ही है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सो अपने आप को ओवर लीवरेज मत कीजिए। अपॉर्चुनिटी इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज काफी बड़ी है। तो अगर आप मेट्रोज में काम कर रहे हैं, एंड इफ यू बिलोंग टू अ मैसूर और अ चंडीगढ़ और अ लखनऊ और अ जयपुर, अपने होम टाउन में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज यहाँ पर अभी भी प्राइसेस कंट्रोल में है और अपॉर्चुनिटी अच्छी है, जॉब जनरेशन हो रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है इस समय पुश कर रही है रियल एस्टेट डेवलपमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। जो पीएम गति शक्ति जैसे बहुत पॉपुलर मेजर्स हैं, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन टीयर 2 टीयर 3 सिटी बहुत हाई है। सो टीयर 2 टीयर 3 सिटी कैन बी लुक्ड एट। मेट्रोज के अंदर अगर आपको अपने लिए लेना है, एक घर है, दूसरा घर अगर आपको इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, उसका टिकट साइज ध्यान रखिए, लीवरेजिंग की तरफ ध्यान रखिए। प्लॉटेड इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी बिकॉज लैंड इज स्केर्स। अच्छा प्लॉटेड कम्युनिटी मिलती है, न्यू लॉन्च है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड होम इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। बाकी जैसे मैंने बोला, बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी सीनियर लिविंग, को लिविंग, रिलीजियस टूरिज्म के अंदर आ रही हैं। कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। फ्रैक्शनल ओनरशिप की तरफ काफी रुझान है। ब्लॉकचेन के अंदर काफी काम हो रहा है। रियल एस्टेट के अंदर काफी प्रॉपटेक्स आ गए हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं कस्टमर्स को। बट ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, अपॉर्चुनिटी काफी है। ओवर लीवरेज मत कीजिए, और जहां पर हो सके रियल एस्टेट को इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा होगा। लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, हैंड मी डाउन एसेट क्लास है। सो ओवरऑल अ वेरी गुड एसेट क्लास which should be a part of your portfolio, but just don't get carried away by over leveraging. Absolutely, Ashwinder ji, that was a very good message coming in from you. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास, इस पर डीप डाइव एनालिसिस कर आपका आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। रवि, कमिंग बैक टू यू, जो इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंसर्न जैसे कि मैं बता रही थी और बात भी कर रही थी, यहाँ ड्यूरेशन का कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि क्या हम फिजिकल गोल्ड ले, गोल्ड ईटीएफ ले, या फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ले, उन्हें आप क्या कहेंगे? तो द मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग लार्जली डिपेंड करता है इन्वेस्टर प्रेफरेंस पे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, फिजिकल एज वेल एज डिजिटल फंड। फिजिकल कैटेगरी में आप बाय कर सकते हैं कॉइन, बार एक्सेट्रा। अगर आपको स्टोरेज का चैलेंज अवॉइड करना है,
क्वालिटी कंसर्न है या फिजिकल गोल्ड को लिक्विड करने का जो प्यूबर्सन प्रोसेस है वो अवॉइड करना है, तो इन्वेस्टर डिजिटल फॉर्मेट को डिजिटल इन्वेस्टमेंट मेथड को भी चूज कर सकता है, जैसे कि ETF है, SGBs है। अब SGBs का हमें पता नहीं एक नया ट्रांस गवर्नमेंट लॉन्च करेगा या नहीं करेगा। जो एग्जिस्टिंग है, जो सेकेंडरी एक्सचेंज पे जो ट्रेड होते हैं वो काफी प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं और एग्जिट करने के लिए भी लिक्विडिटी इतना है नहीं। ऑन द अदर हैंड ETF जो है इट इज ट्रेडेड लाइक एनी अदर स्टॉक। ये रियल टाइम गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करता है और ऑल्सो स्मूथ एंड एग्जिट ऑफर करता है। ऑल्सो फॉर पीपल हु डू नॉट हैव अ डीमैट अकाउंट, वो गोल्ड में एक्सपोजर सिंपल फंड ऑफ फंड के थ्रू भी ले सकते हैं, जो डायरेक्टली गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करता है। मैं मानता हूँ ETF का कॉस्ट कंपेयर टू फिजिकल बाइंग लोअर है। अजीत, वैल्यूएशन कंसर्न्स क्या इक्विटी मार्केट शेयर बाजार में आपको लगते हैं, और अगर हाँ तो फिर एडवाइस क्या होगी व्यूअर्स के लिए? तो मानसी देखिए, वैल्यूएशन कंसर्न्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में जरूर है, कुछ एक पॉकेट्स हैं जाके वैल्यूएशन काफी ज्यादा स्ट्रेस दिख रही है, अपने हिस्टोरिकल लेवल्स के ऊपर है। बट बावजूद इसके अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है मानसी कि अपना कितना टाइम अपने स्पेंड किया मार्केट में। अगर आप पास डेटा देखेंगे तो इसमें एक बहुत क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि अगर आपका 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया है इक्विटी मार्केट्स में, तो नेगेटिव रिटर्न के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये एक फैक्टर आपको जरूर ध्यान रखना है, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे मार्केट में उतना इंपॉर्टेंट रहेगा क्वालिटी कंपनीज में टू स्टार्ट विद। जैसे कि अगर आप इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं तो जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स पे आप यूज करते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के मौके आप देख सकते हैं। बहुत सारी FMCG कंपनीज हैं जो कि अभी एक अच्छे करेक्शन के बाद अवेलेबल हैं, तो वहां पे आप, जैसे हमने बैंकिंग की बात की, फार्मा की बात की, तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है जैसे कि 1 साल या उससे कम के अवधि का, तो डेफिनेटली आपको वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उस वॉलेटिलिटी में आपको पहले ही एक अपनी बाइंग लिस्ट प्रिपेयर करके रखनी चाहिए और उसको यूटिलाइज करना चाहिए उस जो स्विंग्स देख रहे हैं प्राइजेस में, उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ ज्यादा फोकस, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा नीश एरिया जहां पे कि आपको अर्निंग विजिबिलिटी हो, इस तरीके का अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो शॉर्ट से लेकर थोड़े से लॉन्गर ड्यूरेशन में भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, सभी के सभी एक्सपर्ट से आपने उनकी एनालिसिस, उनकी बातचीत सुनी, और हमारा यही कहना है आपको कि चाहे फिर फिक्स्ड इनकम हो, गोल्ड हो, इक्विटी हो या फिर रियल एस्टेट हो, आपकी कमाई जो है आपकी मेहनत की कमाई है, और इसीलिए जानकार क्या कहते हैं वो सुने, आपकी अपनी रिसर्च करें और उसके बाद आपके निवेश की तैयारी नए साल में कीजिए। एक बार फिर से नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। हमारे एक्सपर्ट्स को भी इस खास शो में शामिल होने के लिए और अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की बातचीत ने हमें 2025 के लिए सारे एसेट क्लास और निवेश रणनीतियों के बारे में बेहद ज़रूरी जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।